अस्सलामुअलैकुम। लॉ गेट जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा कि 31 मार्च को होने जा रहा है। लॉ गेट के हवाले से एक क्रैश कोर्स जो है वो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स को भी अगर आप वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप इस लॉ गेट को जो है ना वो क्लियर कर पाएंगे। सिलेबस में क्या क्या होता है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें 8 लीडिंग केसेस आते हैं और इसके टोटल मार्क्स आपके 5 बनते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आती है 1973 की, इसके 10 मार्क्स है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ की 5 मार्क्स है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की 5 मार्क्स है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की भी 5 मार्क्स है। सिविल लॉ में जो CPC है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके भी 20 मार्क्स है। इसके अलावा आते हैं क्रिमिनल लॉ में जो है ना 2 पार्ट्स पर आते हैं। एक आता है PPC जो कि पाकिस्तान पिनल कोड है, इसके 10 मार्क्स है। इसके अलावा सेकंड पार्ट पे जो है CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके भी 10 मार्क्स है। इसके अलावा लॉ ऑफ एविडेंस है QSO 1984, कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस, इसकी 20 मार्क्स है। और लास्ट पे आते हैं लीगल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इसकी भी 10 मार्क्स है। सबसे पहले हम लीडिंग केसेस के बारे में बात करते हैं। जहाँ से MCQs आते हैं हमने उस एरिया को टच करना है, बाकी इसमें हमने डिटेल में नहीं जाना है, टू द पॉइंट चलना है, ताकि जो आपके पास मिनिमम टाइम है उसमें आप मैक्सिमम चीज़ों को जो है वो कवर करें। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, इसमें इसकी एक अहम रोल है इन 8 लीडिंग केसेस की। सबसे पहले जो लीडिंग केसेस में आता है वो है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसकी सबसे पहले थोड़ी सी हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद फर्दर हम चलते हैं कि कहाँ से MCQs जो है वो आने वाली है। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान बेसिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो था उसका प्रेसिडेंट था। अब करंटली जो है वो इसको पार्लियामेंट कहते हैं। उस ज़माने में जो जब से पाकिस्तान बना उसके बाद जो लॉ मेकिंग बॉडी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी। उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने क्या किया था कि 24 अक्टूबर 1954 को उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को डिज़ोल्व किया था। तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि मौलवी तमीज़ुद्दीन ने सिंध चीफ कोर्ट जो था, उस वक्त उसको चीफ कोर्ट सिंध कहा करते थे करंटली, जिसको हम सिंध हाई कोर्ट के, यहाँ पे जाकर 2 रेट पिटीशन जो है वो दायर की। अब इसमें एक रेट पिटीशन जो था वो मैंडमस का था, दूसरा था को वारंटू। अब इन्होंने जो 2 रेट पिटीशन दायर किए थे वो दायर किए थे अंडर सेक्शन 223A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। इसमें जो मैंडमस उन्होंने फाइल किया था वो जो गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को डिज़ोल्व किया था उसके अगेंस्ट उन्होंने वो फाइल किया था। और दूसरा जो को वारंटो रेट उन्होंने फाइल किया था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली डिज़ोल्व हुई तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान की जो कैबिनेट थी वो भी ज़ाहिर सी बात है जो है वो डिज़ोल्व हो गई। तो उस पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ने अपनी नई कैबिनेट बनाई, जिसमें उस वक्त हुआ करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिस तरह पार्लियामेंट में करंटली MNA सेनेटर्स होते हैं, उस वक्त उसको कहते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वारंटो रेट आप उस सिचुएशन में फ़ाइल करते हैं जब कोई भी बंदा पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है बग़ैर किसी अथॉरिटी के। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अंडर विच अथॉरिटी इन्होंने ये पब्लिक ऑफिस जो है ना होल्ड किए हैं। अब ये भी आपकी एक MCQs बनती है यहाँ से कि उन्होंने किस चीफ कोर्ट में जो है वो रेट पिटीशन फाइल किए थे, कौन से रेट पिटीशन इन्होंने फाइल किए थे। इस पर चीफ कोर्ट सिंध जो है इन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के फेवर में फ़ैसला किया। ये भी MCQs आता है कि गवर्नर जनरल क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं जो फेडरल कोर्ट था, करंटली उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस वक्त उसको फेडरल कोर्ट कहते थे। चीफ कोर्ट सिंध का फैसला था, इसको वहाँ पे चैलेंज किया और फिर फेडरल कोर्ट ने क्या किया कि चीफ कोर्ट सिंध के अगेंस्ट फैसला दिया गवर्नर जनरल के फेवर में। तो यहाँ पर ये 2 MCQs बनते हैं कि चीफ कोर्ट सिंध ने किसके फेवर में फ़ैसला किया और फेडरल कोर्ट ने फिर किसके फेवर में फ़ैसला किया। जितने भी MCQs आते हैं आपके यहाँ से आते हैं। अब इस केस की जो साइटेशन है वो आपने याद रखनी है, PLD 1955, फेडरल कोर्ट FC का मतलब फेडरल कोर्ट, और 240 का मतलब ये है पेज नंबर। और इसमें पार्टीज़ कौन थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान इसमें प्लेंटिफ थे वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसमें डिफेंडेंट थी।
इसमें जो बेंच बनी थी उसको कौन हेड कर रहा था, उस वक्त की चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर उसको हेड कर रहा था। उस बेंच में कितने जो है वो जजेस थे, 5 मेंबर्स के जो है वो बेंच था। और इस जो फेडरल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन किसने दी थी? डिसेंटिंग ओपिनियन मतलब ये कि बाकी मेजॉरिटी का फैसला एक था और एक ने इसके अगेंस्ट दिया था, वो था जस्टिस रॉबर्ट कॉर्नेलियस। ये मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक की है, ये है कॉर्नेलियस। कोर्ट जो था वो फेडरल कोर्ट था। डिसीजन आया था इन द फेवर ऑफ द फेडरेशन टू ओवर रूल द वर्डिक्ट ऑफ द चीफ कोर्ट सिन। सेकंड लीडिंग केस के बारे में ये था द स्टेट वर्सेस डोसो एंड अदर्स। इसके अगर हम बैकग्राउंड चेक करें तो हुआ ये था कि अ मर्डर टुक प्लेस इन द लोरालाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान बाय अ पर्सन नेम्ड एज डोसो। के बलूचिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम था लोरालाई, उसमें एक मर्डर होता है। वो कौन करता है? डोसो नामी शख्स वो मर्डर करते हैं, एक शख्स की कत्ल कर देता है। उस पर क्या होता है कि ही वॉज अरेस्टेड एंड वॉज हैंडेड ओवर टू द काउंसिल ऑफ एल्डर्स लोया जरगा। उस पर क्या होता है कि उस बंदे को अरेस्ट करते हैं और उस वक्त के जो लोया जरगा, जिसको काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी कहते थे, उसको जो है ना हैंड ओवर कर दिया गया। द ट्राइबल अथॉरिटीज़ चार्ज हिम अंडर FCR 1901। उसको डेथ पेनाल्टी जो है ना पनिशमेंट दी गई। फिर क्या होता है कि डोसो के जो रिलेटिव थे वो जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट लोया जरगा की। अब यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि वो तो बिलोंग करते थे बलूचिस्तान से, तो उन्होंने लाहौर में जाके क्यों पिटीशन फाइल की? तो इस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त पाकिस्तान को 2 यूनिट में डिवाइड किया गया। एक यूनिट का मतलब प्रोविंस यानी सूबा। एक यूनिट था ईस्ट पाकिस्तान, अब करंटली जो बांग्लादेश है, और दूसरा यूनिट था वेस्ट पाकिस्तान, जो करंटली जो है ना पाकिस्तान जो है। अब 2 यूनिट में जो है ना, जो वेस्ट पाकिस्तान था, इसमें एक ही हाई कोर्ट था जो कि लाहौर हाई कोर्ट था। बलूचिस्तान में कोई हाई कोर्ट नहीं था। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, रिट पिटीशन आप तो हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, तो इस वजह से वो आते हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो है ना पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट लोया जरगा। अब यहाँ पर ये भी आपको MCQs आ सकता है कि जाहिर सी बात है वो आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखनी है। लाहौर हाई कोर्ट heard the case under the Constitution of 1956 and held its verdict in favor of डोसो। लाहौर हाई कोर्ट ने डोसो का केस भी सुना और लोया जरगा के अगेंस्ट फैसला दिया कि चूँकि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन बना है और इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, कानून के सामने सब बराबर है, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इसके अगेंस्ट जो FCR भी नल एंड वॉइड है। जब वो नल एंड वॉइड है, वो कानूनी नहीं है, तो फिर लोया जरगा का जो फैसला है भी गलत है। तो फिर गवर्नमेंट चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसला, वहाँ पे अपील करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि वो गवर्नमेंट के फेवर में फैसला देता है। इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर 1958 को जो है हियरिंग के लिए जो है वो रख देते हैं। अब उससे पहले क्या होता है कि 8 अक्टूबर 1958 को फर्स्ट मार्शल लॉ लगता है। उसने क्या कर दिया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, ख़त्म कर दिया। कंटिन्यूएंस एंड फोर्स ऑर्डर 1958, जो अगर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को वो वैलिड करार देती तो इस सिचुएशन में मार्शल लॉ क्या होता कि नल एंड वॉइड करा देता। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है कि वहाँ पर मार्शल लॉ को केल्सन थ्योरी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत मार्शल लॉ जो थी वो वक्त की ज़रूरत थी। कॉमन पीपल यानी लोगों ने भी इसके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की, तो लिहाजा ये मार्शल लॉ जो है वो ठीक है और FCR भी ठीक है। और जो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन है ये एब्रोगेट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो भी गलत है और FCR जब वैलिड है
तो लोए जरगा का जो फैसला था वो भी वैलिड था, तो लिहाजा डोसो को पनिशमेंट मिलती है और फेडरल गवर्नमेंट के फेवर में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनाती है। तो ये है PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 533। इसमें पार्टीज जो थी वो द स्टेट प्लेंटिफ था वर्सेस डोसो एंड अदर्स डिफेंडेंट्स थी। इसके अलावा इसमें जो बेंच बना था उसको हेड कर रहा था उस वक्त के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव केस में ये हेड कर रहे थे और चीफ जस्टिस भी थी, ये आपने याद रखना है। इस केस में जो बेंच था वो कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल था, ये 4 मेंबर पर मुश्तमिल था। इसमें 4 जजेस थे और इसमें भी डिसेंटिंग ओपिनियन जो थी वो जस्टिस रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने दी थी। ये कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था और डिसीजन दिया था अपहेल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, इसको वैलिड करार दिया था। वक्त की ज़रूरत जो है वो इसको करार दी थी। फर्स्ट मार्शल लॉ को FCR को भी उन्होंने वैलिड कर दिया। और आते हैं थर्ड लीडिंग केस के बारे में, मिस अस्मा जिलानी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एंड अदर्स। द 2 अपील्स वर फाइल्ड, one was filed by Miss Asma Jilani in Lahore High Court, her father Mr. Ghulam Jilani, and by Mrs. Zarina Gauhar in Sindh High Court for the release of her husband Mr. Altaf Gauhar under Article 98 of the Constitution of Pakistan 1962। इन दो आदमी को क्या कर देते हैं कि सेकंड मार्शल लॉ की रेगुलेशन नंबर 78 इनको क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं और फिर इनके अगेंस्ट ये 2 पिटीशन जो है वो फाइल होती है। तो इसमें फर्दर फिर क्या होते हैं कि ये दोनों पिटीशन आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या कर देते हैं कि सेकंड मार्शल लॉ को 1969 में लगी थी उनको नल एंड वॉइड करार देकर इन 2 आदमी को क्या कर देते हैं, रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, ऑर्डर देती है। अब इसकी जो साइटेशन है वो PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 139 पेज है। पार्टीज इसमें मिस अस्मा जिलानी पिटिशनर थी, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स इसमें रिस्पोंडेंट्स थी। इसमें जो बेंच हेड कर रहा था वो चीफ जस्टिस हमूद रहमान हेड कर रहा था और इसमें नंबर ऑफ जजेस 5 थी। इसमें कोई डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं थी। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थी और डिसीजन में क्या कर दिया कि affirmed the supremacy of the constitution and upheld fundamental rights even during martial law, ensuring citizen rights are protected। चौथे लीडिंग केस पे आते हैं, ये था सॉरी यहाँ पर मैंने ये कुछ मिस्टेक हुए हैं, ये है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 एक पिटीशन फाइल कर देती है बाय नुसरत बेगम भुट्टो टू चैलेंज द डिटेंशन ऑफ मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड 10 अदर लीडर्स ऑफ PPP। अब हुआ ये कि उस वक्त के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उसको और 10 अदर्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स थे उसको अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था। तो इसके अगेंस्ट नुसरत भुट्टो ने, चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेगम थी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की। इनको जो है ना मार्शल लॉ ऑर्डर नंबर 12 ऑफ 77 के अंडर इसको डिटेन किया गया था इन लोगों को। द पिटीशन वाज फाइल्ड अगेंस्ट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो साइटेशन है वो है PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 657। पार्टी जो थी बेगम नुसरत भुट्टो पिटिशनर थी वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पोंडेंट थी। हेड ऑफ द बेंच जस्टिस अनवरुल हक कर रहे थे जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे। नंबर ऑफ जजेस उसमें जो थे बेंच में 9 थे। इसमें भी कोई डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं थी। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थी। डिसीजन ये हुआ था, इट इज़ क्लियर दैट मार्शल लॉ वाज इन्फोर्स ड्यू टू स्टेट नेसेसिटी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। द सुप्रीम कोर्ट गिव अ डिसीजन इन फेवर ऑफ द फेडरेशन। 5वें नंबर पर आते हैं वो था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। इसमें बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि 17 अप्रैल 1993 की इवनिंग को क्या होता है कि ये नेशनल रेडियो पे जो नेशनल रेडियो एंड टेलीविज़न नेटवर्क पर एक स्पीच करती है अगेंस्ट प्रेसिडेंट के। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उसके अगेंस्ट क्या कर देते हैं कि ये स्पीच करते हैं, एक इमोशनल स्पीच करते हैं कि ये जो है ना मुझे गिराने के लिए ये साजिश ही कर रहे हैं, लेकिन मैं न साजिश जो है न इसको कामयाब करने दूंगा और न मैं हार मानूंगा।
कोई भी मैंने इस्तीफ़ा यहाँ पर नहीं देना है। तो उस पर हुआ ये कि 18 अप्रैल को 1993 को प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि अपना पावर जो है आर्टिकल 58(2) भी उसको एक्सरसाइज करके उसके प्राइम मिनिस्टर की जो असेंबली थी उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, उसकी कैबिनेट को भी जो है ना वो डिज़ोल्व करके और फर्दर जनरल इलेक्शन को कॉल कर देते हैं। साइटेशन इस केस की है PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 473। पार्टीज इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पिटिशनर था वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर इसमें रिस्पोंडेंट थी। हेड ऑफ द बेंच कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह। और इसमें इस बेंच में नंबर ऑफ जजेस जो थे वो 11 थे। इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन जो थी वो जस्टिस सजाद अली शाह ने दी थी। कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट था। डिसीजन में क्या हुआ था कि द कोर्ट में रूल इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ अफर्मिंग constitutional principles such as parliamentary supremacy or the rule of law, or it may uphold the action of the president citing constitutional provisions granting executive authority। आते हैं केस नंबर 6 पे, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बैकग्राउंड कुछ यूँ थी कि जो है ना जजेस के हवाले से ये केस था अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हायर जुडिशरी में जजेस कौन अपॉइंट कर सकता है। अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996 अरोज आउट ऑफ a constitutional petition filed by a public interest litigation organization challenging the validity of certain appointments and confirmation of judges of the high courts made by the president without consulting or against the advice of the chief justice of Pakistan। citation है वो है PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324। और इसमें पार्टीज अल जिहाद ट्रस्ट पिटिशनर थी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसमें रिस्पोंडेंट थी। हेड ऑफ द बेंच उसको चीफ जस्टिस सजाद अली शाह कर रहा था। नंबर ऑफ जजेस उस बेंच में थे 5 थे। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था। इसमें डिसीजन ये हुआ था कि प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड हायर जुडिशरी। 7वें नंबर पर आते हैं सैयद जफर अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ। अब इसमें ये हुआ था कि द टेकिंग ओवर of Nawaz Sharif's government by General Musharraf on 12th October 1999, proclamation of emergency of the 14th October and Provincial Constitution Order number 1 of 1999 as amended were challenged before the Supreme Court under Article 184(3) of the Constitution through several petitions। citation थी वो PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 869। पार्टीज जो थी वो सैयद जफर अली शाह एंड अदर्स पिटिशनर थे वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ रिस्पोंडेंट्स। अदर्स यहाँ पर मतलब ये है कि सिर्फ सैयद जफर अली शाह ने पिटिशन फाइल नहीं की थी बल्कि बहुत और सारों ने भी यहाँ पर मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो पिटिशन फाइल की थी। हेड ऑफ द बेंच जो है वो जस्टिस इरशाद हसन खान करते हैं। और इसमें इस बेंच में नंबर्स ऑफ मेंबर्स जो थे वो 12 थे। इसमें भी कोई डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं थी। कोर्ट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट थी। इस डिसीजन ये आता है रिजेक्टेड द पिटिशन एंड लीगलाइज द इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट सर्वाइवल एंड स्टेट नेसेसिटी। अब यहाँ पर फिर अगेंस्ट वही बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है कि जो पिटिशन थी उसको रिजेक्ट कर देती है और यहाँ पर जो इमरजेंसी मुशर्रफ ने लगाई थी उसको लीगलाइज करती है कि ये स्टेट की सर्वाइवल के लिए और स्टेट की ज़रूरत के लिए ये इमरजेंसी थी, ये वक्त की ज़रूरत थी, इस वजह से इसको लीगलाइज किया जाता है। और लास्ट पे आते हैं खान असफंदियार वली एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी बैकग्राउंड कुछ यूँ थी कि असफंदियार वली खान चैलेंज द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB ordinance at the Supreme Court of Pakistan. Khan argued that the NAB ordinance was unconstitutional because it gave the NAB too much power to investigate and prosecute corruption cases। इस केस की साइटेशन ये है कि PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 607। पार्टीज इसमें थी खान असफंदियार वली एंड अदर्स पिटिशनर थे वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसमें रिस्पोंडेंट थे। हेड ऑफ द बेंच जो थे वो जस्टिस इरशाद हसन खान थे। नंबर ऑफ जजेस इस बेंच में 4 थे। कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट थी और डिसीजन इसमें क्या आया था कि द सुप्रीम कोर्ट upheld Khan's challenge and struck down several provisions of the NAB ordinance. The court ruled that the NAB could not investigate cases without the approval of the Attorney General.
and that the NAB could not detain suspect for more than 90 days without charging them with a crime। ये जितना भी मैंने यहाँ पर आपको बताया जस्ट इसी से ही जो है ना क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जैसे बात है जस्ट 5 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।